एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट है आपका बार मैग्नेट। सो आइए बात करते हैं बार मैग्नेट। सो व्हाट इज बार मैग्नेट? टू बॉडीज इवन आफ्टर being neutral, showing no electric interaction, may attract or repel strongly if they have a special property. This property is known as magnetism. मतलब कोई भी दो बॉडी हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और फिर भी वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स से रिपेल या अटैक कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी मैग्नेटिज्म होती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबकीय बल होता है। दिस बॉडी दोज बॉडीज आर कॉल्ड मैग्नेट। मतलब जो ऑब्जेक्ट थे आपके अभी जो न्यूट्रल थे इलेक्ट्रिकली और वो आपस में अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे थे स्ट्रांगली, तो उन बॉडीज को आप क्या बोलोगे, मैग्नेट्स बोलते हैं। मैग्नेट्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप बट फॉर मेनी एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस ए बार मैग्नेट इज फ्रिक्वेंटली यूज। मतलब जो मैग्नेट है आपकी वो बहुत शेप में मिलती है अपने को, लेकिन जो काम की जो है, जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है एक्सपेरिमेंट्स में, वो होती है बार मैग्नेट। When a bar magnet is suspended at its middle, as shown, and it is free to rotate in horizontal plane, it always comes to equilibrium in a fixed direction। मतलब क्या है कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को बीच में से आपने बांध दिया और लटका दिया और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है, तो वो फाइनली इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आता है। One end of magnet say A is directed approximately towards north and other end say B approximately towards south। मतलब आपने क्या किया, मैग्नेट का एक एंड क्या बोल दिया, A है जो अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ को डायरेक्ट कर रहा है और दूसरा वाला जो है B जो अप्रोक्सीमेटली साउथ की तरफ है। दिस ऑब्जर्वेशन इज मेड एवरीवेयर ऑन अर्थ। मतलब ये ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं हम, अर्थ पर कहीं भी कर सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन ऑफ the end A which points toward north direction is called north pole। मतलब जो नॉर्थ को डायरेक्ट कर रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोल देंगे, और जो साउथ की तरफ डायरेक्शन दे रहा होगा उसको हम साउथ पोल बोल देंगे। दे कैन बी मार्क्ड एज N and S on the magnet, N for north and S for south। तो ये देखो आपने बार मैग्नेट जो थी आपने उसको वर्ट मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करा, आपने उसको फ्री कर दिया, तो फाइनली क्या होगा, एक नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट होगा और दूसरा वाला साउथ की तरफ। This property can be used to determine the north or south direction anywhere on the earth, and indirectly east and west also if they are not known by other methods like rising of sun or setting of the sun। मतलब क्या कर रहे हैं कि जो बार मैग्नेट है उससे तो हम क्या पता कर सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पता कर सकते हैं अर्थ पर कहीं पे भी। और जो ईस्ट और वेस्ट है वो कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि लाइक राइजिंग ऑफ सन, मतलब सन उगता किधर है, और सेटिंग ऑफ सन मतलब सूर्य अस्त किधर होता है। दिस मेथड इज यूज्ड बाय नेविगेटर्स ऑफ शिप्स एंड एरोप्लेन्स। मतलब ये जो मेथड है आपका वो क्या करते हैं, शिप और एरोप्लेन्स में यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। सो ऑल फोर डायरेक्शंस ई डब्ल्यू एन एस आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ क्या होंगे, आपके एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी। फिर बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। A magnet always has two poles N and S, and like poles of magnet repel each other and unlike poles of two magnets attract each other। मतलब क्या होगा कि जो सेम पोल होंगे जैसे नॉर्थ और नॉर्थ या फिर साउथ और साउथ, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल्स होंगे जैसे नॉर्थ एंड साउथ वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वो आपस में क्या फॉर्म करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर भी फॉर्म करते हैं। जैसे कि ये आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि जो नॉर्थ और साउथ है वो आपस में एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक सेकंड जो डायग्राम है उसमें आपको बता रखा है कि जो सेम पोल है आपके, पोलैरिटी दोनों की सेम है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। सो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था वो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। द पोल ऑफ the poles of the same magnet do not come to meet each other due to attraction।
they are maintained. We cannot get two isolated poles by cutting the magnets from the middle. मतलब क्या है कि जो पोल्स है वो दोनों क्या करेंगे, मैग्नेट के एंड्स पर होंगे, और आप क्या कर सकते हैं कि मोनोपोल्स या फिर मैग्नेट को काट के आप एक सिंगल पोल को नहीं बना सकते. द अदर एंड बिकम्स पोल ऑफ अपोजिट नेचर, सो एन एंड एस ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर. मतलब अगर आप जैसे ही काटोगे तो जो इस साइड में अगर आपने बीच में से काटा तो इधर नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा. जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या करा, इसकी कटिंग कर दी. जैसे ये जो नॉर्थ था ये साउथ, और उसको हमने बीच में से काट दिया इस मैग्नेट को. तो क्या होगा कि ये जो एसी पार्ट होगा, यहाँ पे तो ए पे नॉर्थ था, पर यहाँ पे जो सी है यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने आप, साउथ पोल बन जाएगा. और जो दूसरा वाला रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे सी बी, तो यहाँ पे बी पर तो कौन सा पोल था पहले से, साउथ पोल था, तो सी पर यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा. मतलब आप सिंगल पोल वाली मैग्नेट नहीं बना सकते, नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करेंगे. These poles are known as positive and negative poles. मतलब इन poles को आप क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. नॉर्थ पोल इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव पोल और पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज. मतलब आप अगर इसको चार्ज की तरह बात करेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेगा. एंड साउथ पोल ट्रीटेड एज नेगेटिव पोल या फिर नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज. और ये जो पोल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, प्लस एम या माइनस एम. और इसे क्या बोलते हैं हम, इसकी पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं. जैसे कि चार्ज होता है वहाँ पे, अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए अपन डिफाइन करते हैं कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो जाएगी. पोल स्ट्रेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल हेंस ऑफ द मैग्नेट. मतलब जो आपकी पोल स्ट्रेंथ है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वो क्या करती है, उसकी स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ को या फिर मैग्नेट की भी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है. ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, एम्पियर मीटर या फिर न्यूटन पर टेस्ला. A magnet can be treated as a dipole since it always has two opposite poles. Just like in electric dipole we have two opposite charges, plus minus q and plus q. It is called magnetic dipole and it has a magnetic dipole moment. मतलब अगर बात करें मैग्नेट की तो उसमें दोनों अपोजिट पोल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, आपको पता है. तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और उसके पास क्या होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम के ऊपर जो वेक्टर है, वेक्टर कैपिटल एम. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस एम टू प्लस एम, दैट मीन्स साउथ टू नॉर्थ. ठीक है यहाँ पे. सो एम को अपने जो फॉर्मूला टर्म्स में लिखते हैं वो क्या होता है, कैपिटल एम इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ between the poles. Here Lm is magnetic length of the magnet. Lm is slightly less than Lg. Lg is what, geometrical length, जो आपकी पोल जो बार मैग्नेट की लेंथ होगी. The north and south are not located exactly at the ends of the magnet. मतलब जो आपके पोल्स होते हैं यहाँ पे, जो नॉर्थ और साउथ पोल है, वो मैग्नेट के बिल्कुल एंड पर नहीं होते. फॉर कैलकुलेशन पर्पज वी कैन अज्यूम Lm इक्वल्स टू Lg. मतलब जो कैलकुलेशन पर्पज से आप यूज करते हो, जो बार लेंथ होगी या जो रोड की जो लेंथ होगी, मैग्नेट की लेंथ होगी, वही क्या होती है, आपकी Lm होती है. बट एक्चुअली क्या होता है, Lm बाई Lg इज नियरली इक्वल टू 0.84. मतलब जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है उससे थोड़ा सा अंदर जो पोल्स के बीच की डिस्टेंस होगी वो स्लाइटली लेस देन होगी ज्योमेट्रिकल लेंथ. ऐसा यूनिट ऑफ एम एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर उसको जूल पर टेस्ला भी बोलते हैं. मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द फिजिकल स्पेस around a magnetic pole has a special influence due to which its other pole experiences a force. मतलब क्या है कि जो आपकी
स्पेस होगा मैग्नेट के पोल के पास में, जो स्पेस होगा वहां पे अगर आप किसी दूसरे पोल को लेके आओगे तो वो क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा। दैट स्पेशल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो स्पेशल इन्फ्लुएंस है जो आपका वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो टर्म है आपका, उसको बहुत से नाम से जानते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इट इज it is represented by vector b. It is a vector quantity. Definition of magnetic field: the magnetic force experienced by a north pole of unit pole strength at a point due to some other poles is called the strength of magnetic field at that point due to the source. तो मैथमेटिकली आप क्या बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय पोल स्ट्रेंथ। ये जो फोर्स है वो कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम। मतलब जो स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ वाले मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा। ऐसा यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको शॉर्टकट में टेस्ला भी बोलते हैं या फिर डब्ल्यू बी पर मीटर स्क्वायर। वी कैन ऑल्सो राइट फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू वेक्टर बी। सो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मान लो एन पोल कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो एन पोल पे फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स राइट। एंड अगर साउथ पोल की बात करें तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स दी लेफ्ट। अगर बात करें किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हमने मैग्नेट को रख दिया तो वहां पे जो नॉर्थ पोल होगा उस पर जो फोर्स लग रहा होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम वो क्या होगा, टुवर्ड्स दी राइट। एंड फोर्स ऑन साउथ पोल विल बी टुवर्ड दी लेफ्ट। द फील्ड जनरेटेड बाय सोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन दी टेस्ट पोल। मतलब जो फील्ड होगा, सोर्स जो डेवलप कर रहा होगा वो क्या करेगा, टेस्ट पोल पर डिपेंड नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस सोर्सेज। फर्स्ट इज ड्यू टू ए सिंगल पोल। मतलब आपने वैसे बेसिकली सिंगल पोल होता नहीं है, बट हम अगर मान के चले थ्योरेटिकली तो क्या होगा, सिमिलर टू द केस ऑफ पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड कैलकुलेट किया था उसी तरीके से यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि ये मान लो आपका पोल रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, बी इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे, पोल स्टेंड, आर इज distance of point from magnetic pole. Direction of B due to north pole and due to south poles are as shown. मतलब जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी वो देखते हैं। सो नॉर्थ पोल तो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा बिल्कुल। एंड जो साउथ पोल होगा वो क्या करेगा, नेगेटिव पोल की तरह बिहेव करेगा। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड दी पोल, और इसमें फार फ्रॉम दी पोल। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें मैग्नेटिक फील्ड को तो कितना हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। हियर एम इज विथ साइन। मतलब अगर आप साइन के साथ पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो फील्ड है आपका मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज, या फिर बात आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ टेस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दी पोल। मतलब पोल से आपकी जो पॉइंट है जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो उसकी पोजिशन वेक्टर। फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग एट इट्स एंड एंड नेग्लिजिबली स्मॉल एट इट्स मिडल वाई। सो हमें पता था, अभी डायग्राम में हमने देखा जो पोल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके मैग्नेट के एंड्स पे होते हैं। तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और मिडल में क्या है, वहां पे कोई पोल नहीं होता, तो क्या होगा वहां पे बहुत स्मॉल होता है मैग्नेटिक फील्ड।
If we break a bar magnet, it seems to isolate in a single pole or monopole. मतलब अगर आप किसी बार मैग्नेट को ब्रेक कर रहे हो तो क्या होगा, वो होना चाहिए बेसिकली कि वो सिंगल पोल में कन्वर्ट हो जाए. However, we cannot get an isolated pole even if we break the magnet down to its individual atom and then to its electrons or and nuclei. Each fragment has a north pole and a south pole. मतलब आप बार मैग्नेट को कितने भी माइक्रो लेवल पर भी अगर आप ब्रेक कर दोगे तो क्या होगा कि वो हमेशा ही उसके पास क्या होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एग्जिस्ट करेंगे. Thus, the simplest magnetic structure that can exist is magnetic dipole. मतलब एक जो सबसे स्मॉल अगर मैग्नेटिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकती है तो वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है. मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. मतलब आपके जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स है, जो एक पोल होगा वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. कुलाम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म. तो कुलाम्ब्स लॉ अगर आप मैग्नेटिज्म में अप्लाई करोगे तो चार्ज के लिए आपने पहले पढ़ रखा है कि क्या होता है, फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. So according to Coulomb, the magnetic force between two magnetic charges M1 and M2 placed at a separation R is given by this. तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. If two or more bar magnets are placed in a region, then net magnetic moment of system will be. मतलब आपने क्या कर दिया, एक से ज्यादा बार मैग्नेट्स को एक रीजन में रख दिया तो वहां पे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3. क्यों? क्योंकि जो आपको पता है जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उनका एडिशन भी वेक्टर के अकॉर्डिंग ही होगा. इफ ओनली टू मैग्नेट्स, अगर आप सिर्फ दो रख रहे हो तो क्या होगा कि जैसे मान लो ये M1 थी, ये M2 थी, इन दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, थीटा. तो रिजल्टेंट जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, सॉरी, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, इसके अलोंग होगा वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर थीटा डिग्री पर दो मैग्नेटिक मोमेंट इंक्लाइंड आपस में तो क्या होगा, रिजल्टेंट आएगा आपका M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2 M1 M2 cos थीटा टू द पावर हाफ. ये आपने वेक्टर एडिशन में देखा था tan अल्फा. यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है M2 sin थीटा अपॉन M1 प्लस M2 cos थीटा होगा. फिर एग्जांपल, some identical bar magnets of magnetic moment M are combined according to figure. Find the net magnetic moment of the system. तो दो मैग्नेट है, आपने उनको सेम डायरेक्शन में अलाइन कर दिया सेम पोलरिटी के साथ, तो क्या होगा, M नेट आपका हो जाएगा यहाँ पे M1 प्लस M2. तो यहाँ पे आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, M1 M प्लस M इक्वल्स टू 2M. सेकेंड आपका है यहाँ पे, दोनों को आपने क्या कर दिया, अपोजिट अलाइन कर दिया, तो क्या होगा कि दोनों आपको एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो यहाँ पे नेट कितना हो जाएगा, M माइनस M इक्वल्स टू 0. थर्ड पार्टी, दोनों को आपने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 हो गया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M नेट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2 M1 M2 cos थीटा. यहाँ पे थीटा कितना है इस क्वेश्चन के लिए, 0. सो कोस, सॉरी, यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री, तो कोस 90 हो जाएगा 0. तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट आएगा √2M. फिर आपने क्या किया, दोनों मैग्नेट्स को क्या कर दिया, 60 डिग्री पर अकॉर्डिंग टू डायग्राम अरेंज कर दिया. तो 60 डिग्री के लिए आप वैल्यू पुट करोगे, M नेट कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, √3M. फिर आपने तीन मैग्नेट ले रखी है, तीनों मैग्नेट को आपने ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मैनेज कर दिया. तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना होगा, तो इस डायग्राम को मैं सिमिलरली एक इस फिगर में कन्वर्ट कर सकता हूँ. यहाँ पे आप तीनों मैग्नेटिक मोमेंट को देखोगे तो आपस में वो एक दूसरे से 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है. तो 120 120 120, तो रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 0. सो M नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 0. फिर आपने चार मैग्नेट्स ले रखी हैं, तो आपने उनको क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर आपने अरेंज कर दिया, जो स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर है वहां पे आपने उनको अलाइन कर दिया इस तरीके से. तो यहाँ पे देखो, इस वाले की डायरेक्शन इधर, इस वाले की भी इधर, इसकी इधर और इसकी इधर. तो उसको नॉर्मली अगर मैं लिखूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो मैग्नेटिक मोमेंट है और
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी दो मैग्नेटिक मोमेंट हैं, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 2m और 2m आपस में 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे आपका m नेट कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स 2m, तो 2√2m हो जाएगा। फर्दर एग्जाम्पल, initial magnetic moment of a bar magnet is m equals to m into 2l. Then find out the magnetic moment of the following shape after bending. मतलब आपने क्या किया, एक मैग्नेट थी, उसके पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है यहाँ पे, m into 2l। उसको आपने बेंड कर दिया, तो बेंड करने की वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे चेंज होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट जो आपका है, आपने क्या किया, दोनों को 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया, तो जो m डैश होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू ट्वाइस ऑफ l डैश, मतलब जो पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो रखनी इफेक्टिव यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो गई, l हो गई, जो कि पहले कितनी थी, 2l थी, तो यहाँ पे नया मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में क्या है, इस एग्जाम्पल में ये है कि आपने उसको यू शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई इस बार, 2l/3, क्योंकि l लेंथ को आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2l को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 2l/3, 2l/3 है, 2l/3। सो यहाँ पे पोल्स के बीच का सेपरेशन 2l/3 हो गया, जो पहले कितना था, 2l था, तो यहाँ पे जो नया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2m/3। आपने इसको सर्कुलर पार्ट में बेंड कर दिया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है पोल्स के बीच की वो कितनी होगी, 2r होगी, सेमी सर्कल है, तो 2l डैश इक्वल्स टू 2r। अब आपको क्या करना है, 2r कैलकुलेट करना है, तो पहले आपको पता था लेंथ कितनी है, 2l, तो उसको सर्कुलर पार्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू r हो जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू आई 2l/पाई, तो 2l डैश कितना हो जाएगा, 2r, तो यहाँ पे आपने 2r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो m डैश कितना हो जाएगा, m इंटू 4l/पाई। सो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 2m/पाई हो जाएगा। फिर आपने उसको कंप्लीट सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो साउथ और नॉर्थ पोल क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही जगह आ जाएंगे, तो उनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेपरेशन यहाँ 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ही 0 हो जाएगा। कटिंग ऑफ बार मैग्नेट्स, if a magnet is cut into two equal parts along the length, then pole strength is reduced to half and length remain constant। मतलब आपने क्या किया कि ये मैग्नेट थी, आपने उसको लेंथ के अलोंग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो पोल स्ट्रेंथ है वो तो कितनी हो जाएगी, m/2 हो जाएगी, और आपकी जो लेंथ है यहाँ पे वो इफेक्टिव लेंथ कितनी रहेगी, 2l ही रहेगी। सो पहले वाले के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, m इंटू 2l। जो नया वाला केस बनेगा उसमें कितना हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ तो हाफ हो गई यहाँ पे, बट लेंथ जो थी वो तो 2l ही है, लेंथ कितनी है अभी भी, 2l ही है, तो यहाँ पे जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा इंडिविजुअली पार्ट्स का वो कितना हो जाएगा, m/2। द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। मतलब आपका जो नया जो डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो क्या होगा, वो इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगा। सेकेंड टाइप की कटिंग हम देखते हैं इसके अंदर, इफ मैग्नेट इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स ट्रांसवर्स टू द लेंथ, देन पोल स्ट्रेंथ रिमेन कांस्टेंट एंड लेंथ रिड्यूस टू हाफ। मतलब क्या है कि अगर आपने इसको परपेंडिकुलर ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ तो वही की वही रहेगी, बट जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पार्ट्स बनेंगे उनकी लेंथ कितनी है, l, पोल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, सेम रहेगी। तो जो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट था वो कितना था, m इंटू 2l। जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा, m इंटू l। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m/2। द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट बिकम्स हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू।
सो इस पार्ट में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आगे की बात करेंगे बार मैग्नेट के लिए। तो यहाँ तक आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो डाउट पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो वहाँ पे आप मुझे स्क्रीनशॉट पेस्ट कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू।